नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ममता चोपड़ा। ममता नमस्कार जी। और आप सभी को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपको सीधम लिए चलते हैं अयोध्या। बहुत ही विशेष दिन, रामनवमी का दिन, और आज सूर्याभिषेक किया जाएगा रामलला का। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से। ये धुआं केवल आपको दिखाई दे, सब देखिए, सब इधर आइए, इसी के लिए है। इधर आइए, सब इधर आइए। एक और बात जो मुझे CBI के डायरेक्टर ने बताई है, सूर्य की किरणों में। तो ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं और आज रामनवमी का बहुत ही पावन दिन और रामनगरी में आज राम जन्मोत्सव की धूम है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में जो राम भक्त हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अयोध्या में भगवान रामलला के एक दर्शन पाने के लिए। आज निवेदन कर रहा हूं, राम जन्मोत्सव की धूम और 12 बजते ही, जी हाँ, अब से बस कुछ ही चंद मिनटों के बाद 12 बजते ही सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक का अभिषेक करेंगी। अपने रामलला के इस जन्मोत्सव के साक्षी बन रहे हैं और बस अब से कुछ ही देर के पश्चात जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा है वो क्षण उसके हम साक्षी बनेंगे और वो हमारे समक्ष होगा वो क्षण। ये लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये लोग साक्षी हैं, ये श्रद्धा से नतमस्तक हैं, ये आस्था से भरे हुए हैं, ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ये आंखें अपने रामलला को निहार रहे हैं। वो पट जब खुलेगा तो बस हर कोई बोलेगा जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सारी चीज़ें अब अपनी पूर्णता को प्राप्त होने वाली हैं। एक तरफ ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा, दूसरी तरफ दूरदर्शन का विशेष प्रसारण अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। तत्पश्चात जो पिछले कई दिनों की लगातार जो हमारे सहकर्मियों की, हमारे वरिष्ठों की, हमारे कनिष्ठों की जो परिश्रम था वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। पूर्णता को प्राप्त होगा वो भाव जिस भाव में निबद्ध होकर, आबद्ध होकर तमाम भक्त यहाँ तक आए, कोई सैकड़ों किलोमीटर से। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई साधन से आया है और अगर कोई साधनहीन है तो अपनी वो श्रद्धा भाव को साधन बना के वो यहाँ तक चला आया है। लेकिन हर कोई अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा, अपने लक्ष्य में भी और कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य में भी। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन मस्तिष्क में है, लेकिन मैं अब उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब सूर्य तिलक होने वाला है। और सूर्य तिलक एक ऐसी घटना होगी, एक ऐसा आयोजन है जो कि वाकई बहुत अद्भुत है। जब हम सूर्य का जिक्र करते हैं और भगवान श्री राम के जीवन में सूर्य के महत्व को स्थापित करते हैं तो भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सूर्य हैं और चूंकि वो सूर्यवंशी हैं तो यहाँ पर ये समझना, जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब रावण से उनका युद्ध हो रहा था वो निराश हो चले थे क्योंकि रावण को वो का वध नहीं हो पा रहा था। और उस समय महर्षि अगस्त्य ने जब इस उनकी निराशा को देखा तो महर्षि अगस्त्य ने भगवान सूर्य के जो स्तुति जो सुनाई, जिसको हम आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। इसके बाद जब उन्होंने पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया और उसके बाद में भगवान राम की वो निराशा दूर होती है, यानी कि सूर्य की कृपा होती है। और जब सूर्य की कृपा होती है सूर्यवंशी भगवान श्री राम पर तो आप सोचिए उसके बाद वो फिर से युद्ध स्थल पर आते हैं और रावण का संहार करते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में सूर्य का जो महत्व तब था वो आज भी है। जैसा मैंने लगातार कहा कि श्री राम को समय, जन्म समय, काल की गणना में आबद्ध करना, निबद्ध करना मुझे लगता है शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि राम आज भी है, सूर्य आज भी है, घटनाक्रम आज भी है, वक्त बदल चुका है, लेकिन कमोवेश हम देखते हैं कि आतताई शक्तियां आज भी सर उठाती हैं।
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे अयोध्या से, क्योंकि आज है रामनवमी, रामनवमी का पावन दिन। और आज के इस अवसर पर, इस शुभ दिन पर अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के ये दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि आज है उनका प्रकाटोत्सव। और इस उत्सव के दिन पर प्रभु श्री राम का जब ललाट सूर्य की किरणों से दमक उठा, तो कह सकते हैं कि हर देखने वाला, हर भक्त भाव विभोर हो गया। शंखों की ध्वनि के बीच, मंदिर के घंटों की ध्वनि के बीच प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। और ये मन भावन दृश्य वहाँ उपस्थित सभी जितने भक्त थे, उनकी आस्था को भी परिभाषित करता नजर आया। और ये वो दृश्य थे जिन्हें देखकर हर भक्त कह सकते हैं श्रद्धा और आस्था से सराबोर हो उठा। बिल्कुल। और ममता, ये धर्म, आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत संयोग है। हमने देखा पिछले साल भी इसी तरह से भगवान रामलला का सूर्याभिषेक किया गया था। उनके मस्तक पर सूर्य की किरणें किस तरह से दैदीप्यमान हो रही थी, हमने पिछले साल भी देखा। और इस साल भी पूरी दुनिया के लोगों ने लाइव तस्वीरों के जरिए इन अद्भुत नज़ारों को देखा, जिसमें कि एक बहुत ही खास तरीके से विज्ञान की जब हम बात कहते हैं तो IIT के वैज्ञानिकों ने एक खास लेंस के जरिए और सूर्य की रोशनी खास किस एंगल पे पड़ेंगी और उस एंगल से, उस कोण के जरिए जो भगवान रामलला का मस्तक है वहां तक वो रोशनी पहुंच सके, वो प्रकाश पहुंच सके और भगवान राम जो हैं वो दैदीप्यमान हो सके। ये एक अद्भुत दृश्य था, हम सभी ने उसको आत्मसात किया, देखा। और विज्ञान और धर्म का एक अद्भुत संयोग। और चूंकि ममता, हम जानते हैं कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे,
इसलिए भी ये कोशिश रही है सरकार की भी और भक्तों की भी कि भगवान राम के मस्तक पर सूर्य से अभिषेक किया जाए। आज रामनवमी का दिन है और इसलिए इस पावन दिन पर इस तरह की चीजें की जाती है। पिछले साल भी किया गया था। बिल्कुल, ये ममता। दूसरी बार हुआ है कि रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर में उनका सूर्य तिलक किया गया, सूर्याभिषेक किया गया। और इसकी महत्ता चूंकि वैज्ञानिक तौर पर भी है, लेकिन यहाँ पर असीम ये समझना भी जरूरी है कि जो हमारे मंदिर रहे हैं, प्राचीन मंदिर भी रहे हैं, उनमें भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है। और ये एक तरीके का नमन है, हमारे आस्था को का एक प्रतीक है ये, कि जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं और इस तरीके से उनका सूर्याभिषेक होता है तो भाव विभोर हो उठता है हर भक्त उन दृश्यों ममता, को मुझे एक देखकर। चीज आप और आज बताएं। ममता, मुझे आप एक चीज बताएं, इस ब्रह्मांड में कोई भी जो सजीव हैं, सूर्य की रोशनी के बिना क्या वो एक पल भी जिंदा रह सकता है? एनर्जी मिल सकती है क्या उन्हें? तो सूर्य का इतना महत्व है कि आपके जीवन में अगर एनर्जी ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ सूर्य, प्रकृति, वो पावर, वो शक्ति, और दूसरी तरफ भगवान हम जिसे मानते हैं। तो भगवान और दूसरी तरफ एक प्रकृति, इन दोनों का ये संयोग एक अद्भुत क्षण हम सब के सामने प्रस्तुत करता है। हम सभी को इसको मानने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन आज है रामनवमी का दिन और आज का ये दिन होगा जहां पे हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर हमने भक्ति और आस्था के दर्शन किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज हम कह सकते हैं कि इस पावन दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बहुत ही सफल यात्रा के बाद कुछ ही देर में श्रीलंका से सीधे तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं, जहां रामनवमी के विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। और हम जानते हैं कि कैसे पहले भी प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी दक्षिण भारत के रामायण यात्रा से जुड़े जितने मंदिर हैं उनके दर्शन भी उन्होंने किए थे। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में। और क्या कुछ है रामेश्वरम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, इस विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इस पैकेज को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के पावन अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रामेश्वरम और तांबरम, चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को रोड ब्रिज से हरी झंडी दिखाएंगे तथा पुल के संचालन का प्रदर्शन भी देखेंगे। Pamban Bridge is one of the most important जल्दी ले आइए। bridges. It's the first vertical lift sea bridge. And for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark. And this is the rich heritage of our Tamil culture, Tamil language, and the big work, great work done by our engineers. ये दो कार्य जो हुए हैं, एक ये ब्रिज पूरा हुआ, रामेश्वरम स्टेशन की कनेक्टिविटी पुनरारंभ हुई है और रामेश्वरम स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जाए। तो दोनों को मिलाने के बाद हम यहाँ बहुत सारी नई ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। नया पंबन रेल पुल जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस 2.08 किलोमीटर लंबे पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठता है, जिससे जहाजों की आवाजाही सुगमता से हो सके। ये पुल स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, विशेष सुरक्षा कोटिंग और ड्यूल रेल ट्रैक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे ये दीर्घकालिक टिकाऊ और भविष्य के ट्रैफिक के लिए सक्षम है। रामेश्वरम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के मुताबिक रामायण में वर्णित राम सेतु का निर्माण यहीं पास के धनुषकोडी से शुरू हुआ था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम स्थित प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामेश्वरम में राम कथा, भागवत सप्ताह, शिव पुराण, ऐसा लोग पूरा देश में इधर आते हैं। अगर रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधा होने से जो उम्र वाला लोग है, उन लोग यहाँ पर आके सीधा आके यहाँ पर उतर के उनका जो राम कथा में बैठ सकते हैं, शिव पुराण में बैठ सकते हैं और भागवत सप्ताह में बैठ सकते हैं। रामेश्वरम में एक नया उत्साह है, नया ऊर्जा है जनता के बीच में। इसका एक रीजन ये है कि ये नया ब्रिज आने के बाद में रामेश्वरम का बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी घटाएगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों तथा बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पंबन के नए ब्रिज की आधारशिला रखी। कोविड जैसे महामारी के दौर के बावजूद 2025 में प्रधानमंत्री जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रामेश्वरम। तो बस सबसे कुछ ही मिनट्स के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वो सारी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ चैनल के जरिए। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हैं, जो कि इंडियन कल्चरल हिस्ट्री जेएनयू से संबंध रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों ही मेहमानों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता? आपको भी सर, आपको भी रामनवमी की बहुत जी धन्यवाद। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। श्रीलंका के सफल दौरे के बाद रामेश्वरम, और आज का दिन वो दिन है जब रामनवमी की बात हो रही है, लेकिन आज का दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामेश्वरम पहुंचेंगे तो वहां हमें भक्ति और आस्था भी दिखेगी, वहां हमें विकास के नए आयाम भी दिखेंगे। यानी विकास और विरासत का जो मंत्र प्रधानमंत्री हमेशा सामने रखते आए हैं, उसी का एक संगम हमें एक बार फिर पुनः आज रामेश्वरम में भी नजर आएगा। आप किस तरीके से आज प्रधानमंत्री के रामेश्वरम के कार्यक्रम की महत्ता को आंकते हैं, जहां वो पूजा अर्चना भी करेंगे, लेकिन साथ ही पंबन ब्रिज भी, और साथ में 8300 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो भी, उनका लोकार्पण और उद्घाटन भी किया जाएगा? बिल्कुल ममता जी, आज रामेश्वरम के लिए, दक्षिण भारत के लिए, ये भी कह सकते सारे भारत के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। इसमें आध्यात्मिक इम्पैक्ट भी है, साथ में टूरिज्म की बार बार की जो बात की जाती है कि टूरिज्म के माध्यम से कैसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और तीसरा चीज़, क्योंकि अभी अभी श्रीलंका दौरे में उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति है दिसनाय के साथ बातचीत में जो मछुआरे और भारतीय जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है, उनकी जो लेकर जो समस्या लगी रही है, और सारे जो फिशरमैन वो रामेश्वरम को बिलोंग करते हैं, तो कुछ अच्छे संदेश लेके आ रहे हैं श्रीलंका से, क्योंकि वहाँ पे बातचीत में कई बातें तय हुई है कि कैसे भारतीय जो फिशरमैन है उनकी हैरेसमेंट ना हो, क्योंकि देखिए समुद्र में आपको टेरिटरी दिखाई नहीं देता, कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन सा इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स है। सो अधिकांश समय में हमारे मछुआरे वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के यहाँ जाते हैं, और पहले हमने एक ये देखा है कि हमारे मछुआरों को पकड़ के ले जाते हैं, उनकी बोट को सीज कर लेते हैं, और फिर हमारे जो विदेश मंत्रालय फिर इंटरवीन करके उनको छुड़वाते हैं। अब जो बातचीत हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आई है, जिसको मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और खुलासा करेंगे कि हमारे मछुआरों जो वहाँ चले जाते हैं उनके साथ व्यवहार ऐसा हो, ह्यूमनिस्टिक हो, क्योंकि ये लाइवलीहुड की ये समस्या है। एक बड़ी बात है वहाँ के, और वहाँ के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है एक बात। दूसरी बात, रामेश्वरम आपने कहा आज रामनवमी है, रामनाथ स्वामी मंदिर जो है उसी मंदिर है जहाँ पे हमारे पुरुषोत्तम राम ने लंका जाने से पहले शिव जी की पूजा की थी। वहाँ जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग से एक है, तो आप जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और माना जाता है जो भारत के जो 4 धाम, पूरी, बद्रीनाथ और पूरी और द्वारका। शेखर जी आपके पास आएंगे, लौट रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा हैं, जो कि रामेश्वरम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपको भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जहां पे इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ कार्यक्रम और कितना महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें जब प्रधानमंत्री आपसे कुछ ही देर के बाद वहां पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे? निश्चित तौर से असीम, अगर देखें तो आज का दिन बेहद विशिष्ट है, क्योंकि जो शक्ति की आराधना का 9वां दिन है, साथ ही साथ चैत्र रामनवमी है, भगवान श्री राम के अवतरण का दिन है। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, रामेश्वरम पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्होंने लंका विजय के बाद या फिर लंका विजय के पहले, अलग अलग तरीके से लोग इसको व्याख्यायित करते हैं, लेकिन ये निर्विवाद रूप से यहाँ पर उन्होंने शिव की आराधना की थी। तो शक्ति की आराधना और शिव की आराधना का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है।
रामेश्वरम जो कि भगवान श्री राम ने जहां पर शैव और वैष्णव दोनों मतों का ऐक्य स्थापित किया था, जहां पर उन्होंने रामनाथ यानी भगवान विश्वेश्वर यानी भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव शंकर की जहां पर उन्होंने आराधना की थी, जहां पर उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन होता है, जहां पर दो महासागरों का भी संगम होता है। अगर देखें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ हिंद महासागर का जहां पर संगम होता है, तो अद्भुत विलक्षण योग और संयोग है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर भारत की यह भूमि जो कि धनुषकोटि, जो कि राम सेतु की भी धरती है, जहां पर हमारे विश्वकर्मा पुत्र नल और नील ने सागर को बांध दिया था, जहां पर उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था, वहीं पर आज हमारी जो अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि अपने आप में अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना है, विश्वचकित कर देने वाला नमूना है। विश्व की कुछ ही देशों के पास ऐसी तकनीकी है कि वर्टिकली किसी ब्रिज को वो लिफ्ट करके नीचे से हवाई जहाज, माफ करिए, नीचे से बड़े बड़े पानी के जहाजों को, जलपोतों को वहां से आया जा सके। तो जल मार्ग, वायु मार्ग, फिर सड़क मार्ग या फिर किसी भी तरीके से जो आधारभूत संरचना से रामेश्वरम को जोड़ने की जो कल्पना थी वो साकार तो थी ही, लेकिन पंबन ब्रिज क्योंकि 2019 में जंग लगने के कारण, पुराना होने के कारण यातायात के परिचालन में रोक दिया गया था, आज उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। तो अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत नमूना, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का अद्भुत दिन तो आज विलक्षण है रामेश्वरम के लिए, जब अनेक यहाँ की लोक कल्याणकारी योजनाओं परियोजनाओं को का भी लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार रहेगा और उस शुभ पल का भी इंतजार रहेगा जब तमाम योजनाएं परियोजनाओं का लोकार्पण व उद्घाटन होगा। लेकिन अश्विनी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके की महत्ता है रामेश्वरम की, और ऐसे में हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव है जो दक्षिण और उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ता है, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना किन मायनों में सांकेतिक रूप से इसका महत्व क्या है? क्योंकि श्रीलंका से सीधा दक्षिण भारत के ही रामेश्वरम में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ आस्था भी दिखेगी, विकास भी दिखेगा। मैम, आपने बिल्कुल कहा, ये मैं इसको सांकेतिक नहीं, मूर्त, जैसे शेखर जी ने और अश्विनी जी ने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये पूरे भारत को जोड़ता है। ये ऐसा स्थान है, जैसा दोनों ने कहा कि शेखर जी ने कहा कि श्रीलंका जाने से पहले भगवान राम ने पूजा की थी, इसका उदाहरण तो उत्तर युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण में मिलता है, कंबर रामायण में मिलता है, बाकी रामायणों में मिलता है, और तुलसीदास जी ने जो व्याख्या की जिसका अश्विनी जी उल्लेख कर रहे थे, वो वापस आने के बाद वहाँ पर उन्होंने पूजा की थी। इससे कोई उसमें महत्व कम नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राम वैष्णविज्म और शैविज्म का जो एकीकृत स्वरूप जो दिखाई पड़ता है रामेश्वरम में, एक तो ये आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन सांस्कृतिक और जो सभ्यता की बात है और आर्थिक जो बात है, वो बात शेखर जी ने और अश्विनी जी ने बताई कि किस प्रकार से एक अभियांत्रिकी का इतना बड़ा नमूना सामने आएगा, जिससे लोगों को लाभ होगा, मछुआरों को लाभ होगा, यात्रियों को लाभ होगा, आध्यात्मिक यात्रियों को लाभ होगा, पर्यटकों के लिए लाभ होगा, और साथ ही साथ भारत की जो वैभव है, उसका, भारत का जो वैभव है, यहाँ की जो विरासत है, इसका भी प्रदर्शन होगा। तो ये सांकेतिक मात्र नहीं है, मूर्त रूप से ये दिखाई पड़ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और आज के दिन, रामनवमी के दिन जाना और इस पुल का, इस सेतु का उद्घाटन करना कोई छोटी सी बात नहीं है। लेकिन शेखर जी, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस अवसर पर बल्कि इससे पीछे 10 वर्षों में कई बार इस बात का जिक्र किया है शेखर जी कि हमें विकास भी चाहिए और हमें विरासत भी चाहिए, उसका भी हमें संरक्षण करना है। तो आज का दिन हम इन दोनों ही कार्यों को देखते हुए एक बार फिर से हम उसके साक्षी बनेंगे, जहां विरासत को भी सहेजने का काम मंदिर के जरिए और आस्था और धर्म के जरिए, और विकास को भी, एक विकास का एक अलग पैमाना हम आज स्थापित करने जा रहे हैं। तो फिर वही सारी चीज़ें चरितार्थ होती आज नजर आएंगी, विरासत भी और विकास भी। संस्कृति है जिसको लेकर इतनी राजनीति दक्षिण भारत में हो रही है, खास करके तमिलनाडु में, क्योंकि अगले साल चुनाव है। एक आज का, केवल आज की जो इवेंट्स हैं वो पूरा इसको नकाराएगा कि ये जो बात की जा रही है भाई उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है, द्राविड़ है, ये है, ये बिल्कुल राजनीति जो है, जिस राजनीति को लेकर हम ज्यादा राजनीति आज बात करना नहीं चाहेंगे आज, क्योंकि आज रामनवमी के दिन है। लेकिन ऐसे एक फंक्शन में बड़ा क्लियर हो जाता है कि भारत सरकार किस तरह काम कर रही है हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को। और रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम ऐसा कोई, मतलब ये नहीं होंगे जो श्रद्धालु जो नहीं होंगे
जो अयोध्या भी गए होंगे, रामेश्वरम भी गए होंगे, काशी भी गए होंगे। देखिए रामेश्वरम काशी भी जुड़ा हुआ है। जैसे पितरों की हमारी जो ये रही है, परंपरा रही है, पितरों के लिए ये करना, तर्पण देना। जो लोग रामेश्वरम जाते हैं, पानी लेके जाते हैं वहां काशी, फिर काशी से पानी आके रामेश्वरम में ये करते हैं। बिल्कुल, ये चार धाम की यात्रा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर राजनीति जो हो रही है, वो राजनीति मुझे लगता है आज के बाद कम से कम तमिलनाडु के लोग भी जान पाएंगे इसमें राजनीति नहीं है, हमारी इस भारत की आध्यात्मिक शक्ति जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, और काशी तमिल संगमम इसका बहुत सफल उदाहरण है। आपने रामेश्वरम और काशी की बात की, उसके लिहाज से अगर हम देखते हैं तो काशी तमिल संगमम के पीछे भी आधार बहुत मजबूत है, जो सांस्कृतिक पहचान भी देश की, उसकी एकता को भी परिभाषित करता है। हम वापस आएंगे अश्विनी, खासतौर पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। रामनवमी का शुभ दिन है आज, और आज के इस दिन पर भारत में, दक्षिण भारत में खासकर हम कह सकते हैं कि जब पंबन ब्रिज, आधुनिक तकनीक का जो ब्रिज बना है, इसका भी उद्घाटन किया जाएगा, तो साथ ही तमिलनाडु और इस दक्षिण भारत के क्षेत्र को मिलेंगी 8300 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ रामेश्वरम से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चूंकि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री रामेश्वरम ही सीधे पहुंचेंगे और वहां पे सबसे पहले पूजा अर्चना होगी, उसके बाद विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। तो अश्विनी, यहाँ पर पहले ही पड़ाव से आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। रामेश्वरम की धार्मिक सांस्कृतिक महत्ता से हम जानते हैं, हम वाकिफ हैं, लेकिन हम जानते हैं पहले भी प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के जितने रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनका भी दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पर अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं, उनकी महत्ता को भी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरीके के रामेश्वरम पहुंचकर इस तरीके के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो देश की सांस्कृतिक एकता है, उसका महत्वपूर्ण संदेश है जो प्रधानमंत्री देना चाहते हैं? निश्चित तौर से अगर आप देखें तो ये भारत की एकात्मता का महायज्ञ होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शिव और शक्ति दोनों की उपासना का दिन है। नवम से निदात्री चा माता दुर्गा के नवम स्वरूप की आज आराधना हो रही है। साथ ही साथ रामनवमी भगवान राम के अवतरण का दिन है। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री का आना, और वो रामेश्वर जिनको विश्वेश्वर कहा जाता है, राम भगवान श्री राम ने जिनकी पूजा की, जिनको भगवान शिव को उन्होंने खुद अपना आराध्य बताया। रामचरितमानस में कहा गया कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोंदर मोहि सपने नहीं पावा, यानी कि शिव से द्रोह करके जो मेरा भक्ति करने की कोशिश करता है वो व्यक्ति कभी भी मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। शिवद्रोही या रामद्रोही होकर शिव की पूजा करना है, फिर शिवद्रोही होकर राम की पूजा करना है। ये परंपरा जो पहले थी उसको समूल विनाश कर देने का यही पर कार्य जो है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया था जब वो लंका विजय के लिए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय की भी अगर देखें तो वो भी दौर भारत ने देखा जब राम सेतु को काल्पनिक बताया गया, वो दौर भी देखा गया जब राम के को भी मिथक या फिर अन्य रूपों में कहा गया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो महायज्ञ चल रहा है, इस तरीके से हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना की जा रही है, उसमें आज का दिन और विशिष्ट माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले, जैसा कि ममता ने कहा, कि काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत की, कोई भी किसी तरीके की दो संस्कृतियों की मिलन की बात नहीं कही जाती है। एक ही संस्कृति के अलग अलग स्वरूप है। कहीं पर अगर गणेश की पूजा होती है तो कहीं मुरुगन स्वरूप में पूजा होती है, कहीं विष्णु की पूजा होती है, कहीं शंकर की पूजा होती है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के जो राजनीतिक विभेदीकरण का प्रयास था उसको भी समूल नाश करने का कार्य जो है वर्तमान सरकार कर रही है। और किस तरीके से बता रही कि अगर वाराणसी को काशी कहा जाता है तो यहाँ पर 3 काशी है। मदुरई में आने वाले यहाँ पर यही रामेश्वरम मंदिर में 24 तीर्थ है। 24 तीर्थ इस पूरे क्षेत्र में, रामेश्वर में 22 तीर्थ इसी मंदिर में माने जाते हैं। देश के सभी अलग अलग तीर्थों की स्थापना यहाँ पर की गई है।
तो तीसरा, जैसा कि शेखर जी ने कहा कि काशी से गंगा जल लाकर यहाँ पर रामेश्वरम का अभिषेक किया जाना, यहाँ से जो समुद्र के जल से वाराणसी में अभिषेक किया जाना, और प्रयाग में जाकर पितरों का तर्पण और वाराणसी में जाकर पितरों का तर्पण, किस तरीके से एक सूत्र में लोग बंधे हुए हैं और संस्कृतियों का जो विभेदीकरण का जो राजनीतिक प्रयास किया जाता है वो पूरी तरीके से निर्मूल होता है। तो निश्चित तौर से चाहे राम का स्वरूप हो, चाहे शिव का स्वरूप हो, लोक कल्याणकारी जो स्वरूप है, एकात्मता का जो स्वरूप है, भारत की एकात्मता का जो बोध है, वो यहाँ पर एक बार फिर दुनिया देखेगी। और ऐसे में शेखर जी, एकात्मता का बोध, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारा भारत एक बहुत ही मजबूत है, धार्मिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी, और कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री की रही है वो हमेशा से चरितार्थ होती रही है। आज जब इस कार्यक्रम को वो उद्घाटन करेंगे और इन तमाम कार्यों को वो जनता को समर्पित करेंगे, वही भावना, वही सारी चीजें चरितार्थ होते नजर आएंगी कि कहीं ना कहीं जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना कि कोई अलग नहीं है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, सब एक हैं, हम सभी एक सूत्र में पिरोए हुए उस धागे के सभी हम अंश हैं, सभी हम हिस्सा हैं। मंत्री तमिलनाडु के दौरे पे गए हैं, उन्होंने एक ही बात रखी है, वो समाज कल्याण कार्यक्रम के उद्घाटन हो या लोकार्पण हो, हमेशा यही कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत में श्रेष्ठ तमिलनाडु भी जुड़ा हुआ है। जब तक तमिलनाडु की विकास नहीं होगी तब तक भारत की नहीं होगी, और भारत के विकास में तमिलनाडु की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए तो भारत सरकार ने कई कार्यक्रम, कई प्रोजेक्ट्स वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस समय। आज भी देखेंगे प्रधानमंत्री हाईवे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो लेकिन जो राजनीति क्या हो रही है वहां पे, चुनाव के कारण, क्योंकि चुनाव अगले साल तमिलनाडु में है, ऐसा एक भ्रम फैला जा रहा है जैसा कि हिंदी थोपा जा रहा है कि नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे कोई बड़ा नुकसान होगा तमिलनाडु को, और बार बार ये की कोशिश हो रही है कि कहीं तमिल भाषा और संस्कृत या हिंदी भाषा के बीच में कोई टक्कर है। ये सारे चीजें देखें, लोग जानते हैं क्या क्या है। और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सारे जगह गए थे तमिलनाडु में, क्योंकि ये बताना था, क्योंकि तमिलनाडु में एक राजनीतिक कोशिश हो रही है कि भगवान राम और तमिलनाडु से कोई जुड़ा नहीं है। यहाँ की उपासना अलग है, वहां की उपासना है। हम लोग यहाँ शिव उपासना करते हैं, राम की उपासना कभी केवल उत्तर भारत में होती है। पर प्रधानमंत्री ने हर जो क्षेत्र है वहां पे, आपके श्रीरंगम हो, जहां आपके जो रंगनाथ स्वामी है, जो माना जाता है भगवान राम की जो कुलदेव है, कुल देवता जो है वो रंगनाथ स्वामी के मंदिर है, वहां भी गए थे। तो ऐसे जगह प्रधानमंत्री अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने रामेश्वरम से लेकर कई जगह जाके फिर अयोध्या पहुंचे थे। तो एक प्रकार से यह मैसेज जरूरी है इस समय, क्योंकि ये भड़काने की जो कोशिश हो रही है, अलगाववाद की आइडियाज देने की जो कोशिश हो रही है, ये इसको निकालना बहुत जरूरी है। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगे हारेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारी एकता है, हमारी जो विरासत है, इसके लिए सबको लगकर करना पड़ेगा। और शेखर जी, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज विरासत को सहेजते हुए जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस पंबन रेल ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। ये एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, और लेकिन यहाँ से जो ट्रेन गुजरेगी, जो व्यू मिल रहा है और जिस तरीके की आधुनिक तकनीक का प्रयोग इसके लिए किया गया है, उन सब से भी हम दर्शकों को वाकिफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ जया वर्मा सिन्हा जी जुड़ गई हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड की। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और कह सकते हैं कि भारतीय रेल के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी रही है आप लोगों पर, रेलवे निगम के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी। सबसे पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि दृश्य तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि कैसे ये ब्रिज दिखता है, लेकिन इसको बनाने में रेलवे के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुराना ब्रिज 105 साल तक काम करता रहा, 2022 में वो उसको क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये नया ब्रिज, नई तकनीक, नई भूमिका, और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहा जा रहा है इसे। जया जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, जो पुराना पंबन ब्रिज था वो 100 साल से अधिक पुराना हो गया था, और साइक्लोन और भी चीजों की वजह से वो काफी डैमेज हो गया था। तो उसको फाइनली 22 में हमें बंद करना पड़ा, पर उससे पहले ही 2019 में एक नए ब्रिज का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही किया, जिसका ये कल्बिनेशन, सक्सेसफुल कल्बिनेशन है आज
और ये एशिया का सबसे पहला वर्टिकल रेल लिफ्ट ब्रिज है। और ये आप जैसा देख रहे हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत में और एशिया में सबसे पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। इससे हमें ज्यादा बड़े शिप्स को इस चैनल के थ्रू पास करने के लिए फैसिलिटेट करेगा और ट्रेन्स तो फिर से रामेश्वरम तक जा सकेंगी। और जैसा कि अभी पहली ट्रेन भी इनॉग्रेट होने वाली है जो कि सीधे तांबरम मतलब चेन्नई से रामेश्वरम को कनेक्ट करेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है जिससे कि रामेश्वरम जैसा धाम इंडियन रेलवे नेटवर्क पर परमानेंटली रहेगा। और ये एक बहुत सेफ ब्रिज है जो कि नई तकनीक से बना है। इसमें हर प्रकार के नए पैरामीटर्स लगाए गए हैं, नए इक्विपमेंट लगाए गए हैं, नया मेंटेनेंस का मैकेनिज्म भी है, जिसकी वजह से ये एक अत्यंत सेफ ब्रिज है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये हर तरह के कंडीशंस को विथस्टैंड कर लेगा काफी अच्छे समय से। जया जी, कहा जा रहा था कि पुराने ब्रिज से इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो भी उसकी ज्यादा है, 3 मीटर ज्यादा उसकी ऊंचाई रखी गई है। जो हमारे दर्शक हैं मैम, वो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हम जब हम कहते हैं कि वर्टिकल ये लिफ्ट ब्रिज है, इसका मतलब क्या होता है? किस तरह से ये जो पानी के जहाज हैं वो इससे क्रॉस कर पाएंगे? रेलवे की जो स्पीड है वो कितनी होगी? ये कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये करीब 17 मीटर ऊपर उठेगा ये ब्रिज। जो बीच का स्पैन आप देख रहे हैं इसका, ये पूरा का पूरा स्पैन जो है, जो ब्रिज के 2 पियर्स के बीच में स्पैन है, ये स्पैन पूरा का पूरा वर्टिकली लिफ्ट कर जाएगा और उसके नीचे पानी का चैनल एकदम क्लियर हो जाएगा फॉर शिप्स टू पास। तो इसमें जो पिछले ब्रिज की परमिसिबल कैपेसिटी थी शिप्स को क्रॉस करने की, उससे कहीं अधिक बड़े शिप्स इस चैनल के थ्रू पास कर सकेंगे। तो ये जैसा हम दृश्य में देख सकते हैं, इस वक्त हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, ये जो नया ब्रिज है वो तो वर्टिकली ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जो पुराना ब्रिज है उसको भी खोला जाएगा, तभी रास्ता क्लियर हो पाएगा। यानी दोनों ही ब्रिज हैं जिनको ऑपरेट किया जाएगा। जी, जो दूसरा पुराना ब्रिज है उसके जो स्पैन्स हैं वो खुल जाते थे, वो दोनों अपने हिंजेस पे ओपन कर जाते थे। तो वो स्पैन्स को हिंजेस पे खोल के रखा जाएगा और साथ ही ये ब्रिज जो है ये वर्टिकली ऊपर चला जाएगा और चैनल जो है शिप्स के पैसेज के लिए क्लियर हो जाएगा। जी, इसको लेकर 2019 में भी एक रिव्यू किया गया था कि ब्रिज को जो बनाया जाएगा उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई थी जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी बताया गया था। तो ये कह सकते हैं कि रेलवे ने तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अब इस ब्रिज को आज हम उद्घाटन इसका देखने जा रहे हैं। चुनौतियां भी क्या रही? चक्रवात आते हैं, यहाँ खारा पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ जंग लगने की बहुत सारे, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ। और आप लोगों को तो 2 बार अपना काम भी रोकना पड़ा था। तो ऐसे में क्या चुनौतियां रही रेलवे के सामने इस आधुनिक तकनीक के ब्रिज को सामने रखते हुए? ये ब्रिज जो है ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राफ्ट है और बहुत ज्यादा हाई वेव्स और विंड वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। साथ ही ये बहुत ज्यादा जंग के लिए प्रोन है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है स्टील का, इसमें ये खास तौर से ध्यान रखा गया है कि इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का रस्ट ना लगे। उसकी जो उस पे रस्ट प्रूफिंग की जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट किए गए हैं और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया है। हर एक मेंबर को असेंबल करने के पहले और असेंबल करने के बाद उसका टेस्ट किया गया है कि उसमें जो रस्ट प्रूफिंग है वो एकदम ठीक है कि नहीं है। इसके साथ ही ये चुनौतियां तो थी जो कि पता थी पहले से, लेकिन जो एक इंसिडेंट हुआ था न्यूयॉर्क में, जहां पर एक शिप ने एक पियर को हिट कर दिया था यूएस में, और उससे वो पियर डैमेज हो गया था। तो उस सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन और रेड मार्क्स दिख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया टू एंश्योर कि कोई भी शिप अगर ड्रिफ्ट कर जाता है या अपना कंट्रोल खो बैठता है तो वो पियर को हिट नहीं करेगा। तो पियर्स को सेव करने के लिए भी ये एक एडिशनल उसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन एक शिप को मैम, अगर कोई किसी शिप को अगर गुजरना हो तो उसमें और फिर उस ब्रिज को रिस्टोर होने में कुल कितना टाइम लग जाएगा, फिर से उसको रिस्टोर करने में? शिप निकलने में इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स
वो 15 मिनट के अंदर ये चूंकि सारा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। पहले वाला जो ब्रिज था उसको खोलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि अभी आज की तारीख में भी उसको मैनुअली उसके हिंजेस को मूव किया जाता है। उसमें 20-20 आदमी लगते हैं दोनों तरफ, जो कि उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, और तब जाके उसका जो स्पैन है वो वर्टिकली दोनों तरफ खुलते हैं। नए वाले में हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया गया है जी, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की वजह से वो एक बटन के ऑपरेशन से द ब्रिज लिफ्ट्स वेरी इजीली। बिल्कुल, तो 5 मिनट में ये खुल जाता है, जिसके बाद शिप आराम से वहां से पास हो सकती है। लेकिन जिया जी, क्या बोला जा रहा है, क्या आकलन है रेलवे बोर्ड का कि क्या उम्र होगी इस ब्रिज की? यानी आधुनिक तकनीक का ब्रिज, लेकिन कितने साल का आप एक उदाहरण देते हैं कि इतने साल तक इसको कुछ नहीं हो सकता? हम लोग जो भी ब्रिज बनाते हैं उनको हम 100 साल की जिंदगी के लिए बनाते हैं। हमारा जो बेसिक मापदंड है वो ये है कि आपके जो भी आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट करें वो कम से कम 100 साल तक एकदम ठीक ठाक रहे। तो उसी मापदंड के अनुसार इस ब्रिज को भी बनाया गया। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ जिया जी। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेना चाहेंगे। प्रोफेसर हीरामन जी, हम ये जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है कि संपर्क आता है तो जिंदगी आ जाती है उस पूरे क्षेत्र में, और रामेश्वरम तो पहले ही बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऐसे में ये जो जुड़ाव हो जाएगा इस ब्रिज के माध्यम से मुख्य भूमि से रामेश्वरम का, पर्यटन के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, क्या लगता है आपको कितना बल मिलेगा, संबल मिलेगा इस पूरे क्षेत्र को? पूरी तरह से बिल्कुल संबल मिलेगा। जैसा कि अभी अगर चूंकि आपने सांकेतिकता की बात की थी, तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले उस संकेत को देखिए कि यदि हम इसमें आस्था रखते हैं, जैसा शेखर जी ने भी बताया और अश्विनी जी भी बता रहे थे कि भगवान राम जब श्रीलंका से वापस आए और वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की रामेश्वरम की, आज संयोग ऐसा है, संकेत ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी श्रीलंका से वापस आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप पर्यटन, सांस्कृतिक, सभ्यता और हमारे जो सामुदायिक संपर्क की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो और अर्थ की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्यटन तो अर्थ से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ जो वो द्वीप है, जो रामनाथपुरम है, जो रामेश्वरम जिसको हम कहते हैं, उस द्वीप पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें भी गति आएगी। और इसलिए गति आएगी कि जैसा कि अभी आपको ये रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष बता रही थी महामना की, इतना समय लगता था पहले शिप को क्रॉस करने में, पुल को खोलने में, तो उसमें समय भी बचेगा। तो आप देखिए आज के युग में चूंकि समय को धन और अर्थ माना जाता है, इसलिए कितना लाभ मिलेगा। और जो अभियांत्रिकी मार्वल जिसे कहते हैं, एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल जो इंडिया में, एशिया में और भारत में पहली बार हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम से इसको मुझे लगता है 2-3 मिनट में ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सभी यात्रियों को, हम जैसे यात्रियों को भी बड़ा आश्वस्त होना पड़ेगा कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। पहले का ब्रिज था मैनुअली खोलते थे, अभी ये भी बात ठीक है कि वो 107-8 साल तक चला, 1914 का बना हुआ था, और ये कम से कम 100 वर्ष चलेगा। तो हमारी जो संततियां हैं आगे, वो 100 वर्ष के बाद कहाँ पर पहुंचेगी टेक्नोलॉजी, उसके बाद और भी पर्यटन बढ़ेगा और भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इस प्रकार से विकास ही विकास इसमें है, विकास भी। अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, जैसा कि हीरामन जी कह रहे हैं कि अर्थ का जो धार्मिक पर्यटन है उससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो स्टेट का जीडीपी है वो बढ़ेगा, और इसका ताज़ा एग्जाम्पल हमने देखा अभी महाकुंभ में किस तरह से करोड़ों की जो जीडीपी में उसका काफ़ी इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश के, और खुद मुख्यमंत्री उस बात का जिक्र भी कर रहे थे। तो आने वाले वर्षों में इस ब्रिज के बन जाने से, ऑपरेट हो जाने से, आज जब राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा, जो स्टेट की इकोनॉमी है, जो अर्थतंत्र है, उसको कितना मजबूती मिलेगी उसको? निश्चित तौर से उसमें गति आएगी। और जो यहाँ पर मंडपम से रामेश्वरम के बीच में जो अवरोध हो गया था 2022 के बाद से, वो समाप्त होगा। निश्चित तौर से अगर आप मान के चले तो आर्थिक रूप से क्षेत्र को, रोजगार की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, लोगों के तीर्थाटन की दृष्टि से, यहाँ पर जो लोगों के आने की अभिलाषा होती है वो पूर्ण हो सकेगी। हर आदमी जो है चाहता है कि वो चारों धामों में से एक बार वो रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम आना हर एक सनातनी भारतीय का लक्ष्य होता है। और उससे बड़ी बात जिस तरीके से अगर कहें तो संस्कृतियों, जिस तरीके से अगर कहें, जो आपने कहा कि विश्व और विरासत के संरक्षण का अभिनव प्रयास है, और ये दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हम एक टारगेट सेट करते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री ने इस संकल्प को लिया और उस संकल्प की सिद्धि का आज दिन है।
संकल्प बनाना, इसी को आप कहते हैं कि किस तरीके से उसको धरातल पर परिलक्षित करना, धरातल पर उसको किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियों के बाद भी उस पर विजय प्राप्त करना, यही हमारे सनातन के शाश्वत मूल्य रहे हैं। हमने जब सागर मथा तो पूरा का पूरा अमृत कलश के तहत ये महाकुंभ जैसी परंपरा आई। हमने जब सेतु बंद किया, उसको नल नील जैसे तत्कालीन जो अभियांत्रिकी विशेषज्ञ माने जाते हैं पौराणिक कथाओं में हमारे, उन्होंने यहाँ पर राम सेतु की रचना की। राम सेतु जो कि कहीं न कहीं लंका दिग्विजय के लिए भगवान श्री राम के दिग्विजय का मार्ग बना। इस तरीके से सागर को मथ लेना, सागर को बांध लेना, ये हमारी परंपरा रही है। और सागर को ही बांधकर आज एक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य, धार्मिक पर्यटन, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़ने का कार्य, आध्यात्मिकता और अभियांत्रिकी को एक साथ एकाकार करने का आज कहीं न कहीं साक्षात्कार पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर वो कहूंगा कि हम लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करते हैं, संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। और उसी को कहा गया है कि देखे हम वैभव के सपने, नित्य हमारी यही साधना, विजय सुनिश्चित भारत भूमि की, चाहे सागर पड़े बांधना। सागर को बांध लेना हमारे पुरखों ने सिखाया है और उसी सागर को बांधकर आज एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। जी जी, बहुत खूबसूरती से आपने इतिहास से जोड़ते हुए वर्तमान की घटनाओं को जोड़ते हुए बहुत खूबसूरती से आपने तस्वीर प्रस्तुत की, जो जाहिर है कि ये महत्ता भी दिखाती है कि हम इतिहास से सीखते हैं और वर्तमान में भी हम उसे सबक लेते हुए उसी लर्निंग के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए रामेश्वरम से। और लगातार हमारे साथ जो दोनों खास मेहमान हैं, शेखर जी और अनुराग तिवारी जी, हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर जी, जैसा कि अश्विनी ने कहा कि ये अर्थतंत्र भी है और उसको एक साथ एकात्मता के भाव में लाने की कोशिश प्रधानमंत्री की रही है। आप नॉर्थ और साउथ की डिवाइड की बात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल डिवाइड की बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिक्स उसमें, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन उसके अपार्ट जो लोग हैं जो धार्मिक पर्यटन पे जाते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में आएँ या फिर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाएं, वो उस ब्रिज को, उस पुल को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में उसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको खाई बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोग, जो आम लोग हैं, उस खाई को पाटने का काम करते हैं। बिल्कुल आशिफ जी, लोगों के लिए कोई उत्तर दक्षिण ऐसा कुछ नहीं है। लोग जानते हैं कि हम सब एक है और भारत की जो सोच है, भारत की जो कह सकते हैं जो इनर स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट एकता है। क्योंकि ये एकता केवल उत्तर भारत दक्षिण भारत के लिए, सारे पृथ्वी, सारे संसार को हम एक रूप में देखते हैं। और आज अगर ये ब्रिज खुल जाएगा, क्योंकि पिछले दिसंबर 22 से रेल सर्विस बंद था, क्योंकि पुरानी ब्रिज अनसेफ हो गया था। तो जब अगर 22 से बंद है तो अभी ट्रेन फिर शुरू हो जाएगी, ट्रेन सर्विस। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे और मुझे लगता है कि खूब शीघ्र वहां पे वंदे भारत भी चलने लगेगा। अगर वंदे भारत दिल्ली से लेकर अभी कश्मीर जाएगा तो एक वंदे भारत तो कश्मीर से यहाँ तक भी आ जाएगा, रामेश्वरम या कन्याकुमारी भी। तो बहुत कुछ चीजें होंगे इसके बाद। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने काशी और ये तमिल काशी संगम की बात की थी। देखिए, उस कार्यक्रम में कई लोग दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से काशी आके, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वहां के समझ पाए कि भाई जो बार बार जी बातें की जा रही है वो बातें सच नहीं है। और उत्तर काशी वासियों के लिए भी वो भी देख पाए कि तमिल कल्चर क्या है, तमिल की जो संगीत हो, नाटक हो, और उनमें से कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई दी, केवल डाइवर्सिटी। लेकिन जिस डाइवर्सिटी से भारत की जो रिच ट्रेडिशन है वो सामने आया। मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा काम किया है ये काशी तमिल संगमम जो है। बिल्कुल सही है शेखर जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और जो समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध साहित्य है दक्षिण भारत का, उससे भी उत्तर भारत को जुड़ना, देशवासियों के भी वही बात आ जाती है कि एकता और सद्भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो रहा है। प्रोफेसर हीरामन जी, ये जो धार्मिक चेतना हमें नजर आती है आज पूरे देश में, जिसका बहुत हद तक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए कि आम जन अपने आप को इससे जोड़ सके, संस्कृति से भी जोड़ सके, और धार्मिक चेतना की जो जागृति आई है इससे भी आत्मसात करके आगे बढ़ सके। हमने देखा जब अयोध्या, मेरा सवाल यह है कि जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे थे। अब रामेश्वरम में जब ये पुल बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा,
तो यहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको लगता है कि इसी धार्मिक चेतना को इसका श्रेय जाता है? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो शेखर जी ने अभी बोला कि भारत सदैव से, भारत ही नहीं, क्योंकि भारत की एक परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, यदि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है तो भारत भूमि जो है वो एक तो परिवार है ही है। इन्होंने बात की राजनीति की, आपने भी कहा, और वो चाहे भाषागत राजनीति हो। अब देखिए शेखर अय्यर जी कितनी सुंदर हिंदी बोलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी तमिल उतनी ही प्रबल होगी, अंग्रेजी भी है, फ्रेंची भी जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके परिवार में भी लोग कई भाषाएं जानते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ये इससे धार्मिक, आध्यात्मिक और भाषागत और संस्कृति की जो समृद्धि है वो बढ़ती है। उत्तर और दक्षिण में कोई अंतर नहीं है, अंतर भाषाओं के आने से और समृद्धि होती है, चाहे वो साहित्य हो। अब हम कंब रामायण की यदि बात करते हैं, कंब रामायण को पढ़ें और वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, तुलसी के रामायण को पढ़ें, या आप कृतिवास की रामायण को पढ़ें, या युणतचन की रामायण को पढ़ें, जितनी भी रामायण है सब एक दूसरे से संबद्ध हैं किसी न किसी रूप में। भिन्नता है चूंकि वो जो भाषाओं की और साहित्य की जो समृद्धि है। लेकिन आपने धर्म की बात की, मैं ये मानता हूं कि धन के बिना धर्म जो है वो चलता नहीं है। धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है, इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप किसी धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पे जो धार्मिक और आध्यात्मिक इच्छा का व्यक्ति होगा वो जाएगा, उसे धन खर्चा करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। लेकिन जब सुविधाएं होती हैं तो व्यक्ति उद्यत होता है वहाँ जाने के लिए, तत्पर रहता है जाने के लिए। इसलिए जैसा अभी शेखर जी ने बताया कि ये संभव है कि बहुत ही शीघ्र दिल्ली से लेकर के या श्रीनगर से लेकर के रामेश्वरम तक यदि वंदे भारत या कोई ऐसी ट्रेन लगे तो हम सब के लिए कितना आसान। मैं स्वयं नहीं गया हूँ रामेश्वरम, मैं उसके बारे में सब कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे लगता है मैं पहुँचूँ। तो यदि सुविधा होगी, नहीं कुछ होगा तो वहां पे उस ट्रेन चलेगी, रोड चल रही है, तो लोगों को तो सुविधा होती है। धन के बिना धर्म जो है, धनात् धर्मः ततः सुखम। यदि सुख की हमें इच्छा होती है तो हमें कर्म करना पड़ेगा और उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और पर्यटन जो है वो बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया में, आप जानते हैं, हमारे अपने यहाँ भी है, जो सिर्फ पर्यटन पर ही आधारित होते हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे यूरोप के तमाम स्थल हैं। तो पर्यटन के बिना जो है वो विकास होता नहीं है। यदि भारत के पर्यटन स्थल चाहे वो धर्म से जुड़े हों या किसी और मनोरंजन। तिवारी जी, आपको पता ही होगा जो हमारे टूरिज्म इंडेक्स हर साल हम जारी करते हैं उसमें भी लगातार भारत का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म बल्कि इंटरनेशनली जो टूरिस्ट हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं और तमाम जो ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसका वो दर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो इससे न सिर्फ टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है बल्कि उस स्टेट में जो लोग हैं, जो इकोनॉमी है, उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिलता जा रहा है। अयोध्या की बात मैंने बोली थी, अयोध्या में तो पिछले साल गए, अभी शेखर जी कुंभ का भी जिक्र कर रहे हैं, महाकुंभ का जिक्र कर रहे थे। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विशेष कार्यक्रम। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और बड़ी खबर जो अपडेट हम आपको देते हैं, जो आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में, श्रीलंका से भारत लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने राम सेतु के दर्शन किए हैं। हम सभी जब आप कभी जाएं श्रीलंका की तरफ या श्रीलंका से भारत की तरफ आएं तो वो राम सेतु अभी भी विजिबल है, वो दिखाई देता है। इसके क्या कुछ महत्व है? प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या इसका महत्व है राम सेतु का? प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है दिखाना चाहेंगे, आपके सामने रखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब इस बात को रखा है तो उन शब्दों पर भी गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को सामने रखते हैं कि राम सेतु के दर्शन हुए हैं और इसे एक डिवाइन कोइंसिडेंस कर सकते हैं कि एक और अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था और वहीं दूसरी ओर वो सेतु के, राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि आस्था और भक्ति का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में जब श्रीलंका से वो सीधे रामेश्वरम आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें, उससे पहले राम सेतु के जो दर्शन किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत भी है और श्रद्धा का प्रतीक भी है, क्योंकि
जब प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की भी बात की जाती है तो उस व्यक्तित्व में भी एक समागम नजर आता है हमें इन सभी बातों का, कि चाहे हम उसमें आधुनिक तकनीक के साथ आज के युवाओं के विकास को और देश को भविष्य के लिए तैयार करने की बात करें, या फिर अपनी प्राचीन परंपराओं को सहेजते हुए अपनी संस्कृति से जुड़कर आधुनिकता से जुड़े। ये तमाम बिंदु हैं जो हमें प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में और उनकी जो कार्यशैली है और वो जो काम कर रहे हैं उन सब में हमको स्पष्ट नजर आता है। यहाँ पर आपके सामने ये ट्वीट रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापसी में राम सेतु के दर्शन किए और इसमें उन्होंने लिखा कि श्रीलंका से वापसी में कुछ समय पहले ही आशीर्वाद मिला एक तरीके का, जब राम सेतु के दर्शन हुए। और एक ये उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था। उसी वक्त वे दोनों दर्शन कर रहे थे, एक और वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के भी दर्शन कर रहे थे, दूसरे वे राम सेतु के दर्शन कर रहे थे और दोनों दर्शनों से वे अत्यंत अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम हम सब के लिए एक ऐसी ताकत है जो सबको एकता के सूत्र में बांधती है, और इसीलिए उन्होंने इस बात का भी आह्वान किया, इस बात की दुआ भी की, इस बात की प्रार्थना भी की कि प्रभु श्री राम की आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर बना रहे। तो ये दृश्य हम आप तक दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि जब आज दोनों के ही दर्शन हो रहे हैं, एक तरफ सूर्याभिषेक किया गया प्रभु श्री राम का और दूसरी तरफ राम सेतु के दर्शन वो कर रहे हैं जब वो श्रीलंका से वापस लौट रहे थे रामेश्वरम की तरफ। तो ये अद्भुत संयोग है और ये सारी चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने ट्वीट के जरिए, हमने उस विजुअल्स को भी आपके सामने लाने की कोशिश की जब प्रधानमंत्री उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे जब वो श्रीलंका से रामेश्वरम की तरफ आ रहे थे। और वही राम सेतु जिसका जिक्र हमने रामायण में देखा है, पढ़ा है, सुना है, और इस बात का एक बार फिर से वो हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। फिर से वीडियो आपके सामने रखते हैं कि प्रधानमंत्री निहारते हुए अपने विशेष विमान से ये राम सेतु और एक तरफ प्रधानमंत्री का ये बहुत ही अद्भुत संयोग है, ये बहुत ही अद्भुत संयोग है। हीरामन जी कुछ कहना चाहेंगे इन दृश्यों पर? बिल्कुल, आपने बहुत ही उत्तम विषय उठाया है जी। और ये जो आपने बोला कि ये कह रहे हैं कि संयोग कैसा है, चाहे इसको प्रतीकात्मक कहें या मूर्त रूप कहें, अयोध्या में सूर्य का जो अभिषेक होता है वो भी एक इंजीनियरिंग का मावल है। उस प्रकार की जो हमारी आज से हजारों वर्ष पहले हमारे जो चाहे वो नल नील का उदाहरण आता है हमारे रामायण में, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो शिल्पकार थे, उन्होंने किस प्रकार से विभिन्न मंदिरों में इस प्रकार का प्रयोग किया है। और इस बार जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो उसका निर्माण हो रहा था, उसमें तीन जो हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन्होंने शोध करके इस प्रकार से बताया कि बिल्कुल ठीक 12 बजे जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रभु राम के मूर्ति के मस्तक पर जाएंगी, कहीं साउथ में कहीं चरण पे जाती हैं, कहीं पूरे मूर्ति पर जाती हैं। इस प्रकार की हमारी जो प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा है वो प्रबुद्ध है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्होंने कहा है राम इज अ यूनाइटिंग फोर्स ऑफ इंडिया, जो एक एकात्मता में बांधने वाला जो सूत्र है राम। इसलिए रामेश्वरम से लेकर के अयोध्या और श्रीनगर या कहीं भी आप जाएं, जो एक सूत्र मिलता है वो राम है। इसलिए वो और राम से यहाँ पर राम सेतु की महत्ता को मैं बाहर कि वो जो नल नील ने जो बनाया था, ये वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल लिखा हुआ है। जब पुष्पक विमान से राम चलते हैं तो सीता को दिखाते हैं, कहते सीता देखिए वो नीचे नल और नील और हमारे वानर सेना ने ये राम सेतु बनाया, ये सेतु बनाया था, उस सेतु का दर्शन कीजिए। प्लस जगह जगह से पुष्प, और ये युद्धकांड आप पढ़ेंगे चैप्टर 108 109 में, तो आपको दिखाई पड़ेगा किस प्रकार से उस समय वाल्मीकि ने इसका उल्लेख किया था। और सीता को दिखाते हुए उसके अलावा जितनी भी जगह थी, चाहे वो ऋषिमुख पर्वत हो, चाहे जो भी हो, सबको सीता को अपने पुष्पक विमान से दिखा रहे हैं। ये भी एक कोइंसिडेंस है। इसलिए राम की जो एकात्मता है भारत के प्रति या विश्व के प्रति, वो तो अकाट्य है। लेकिन जहां तक प्रश्न ये होता है कि इतने हजार वर्ष पूर्व सेतु को, और अभी अश्विनी जी कहते हैं चाहे हमें सागर को बांधना पड़े, हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। और उस लक्ष्य से के आगे साथ साथ बढ़ते हुए यदि रामेश्वरम से और तमिलनाडु के या मंडपम से लेकर के रामेश्वरम तक का जो ये पुल है, जो दोबारा इसको निर्मित किया गया है, इससे विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास तो होगा ही होगा। सभी वहाँ आसानी से पहुँचना चाहेंगे। लेकिन
जो ये ट्वीट किया है एक्स पर और जो ये फोटो दिखाई है, ये सीधे सीधे हमारी प्राचीन संस्कृति से हमको जोड़ता है। इसमें कोई ये किंवदंती नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखित है। सीता जी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, नीचे देखो। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि जब आप सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं, जो बहुत गौर से ऊपर से दिखाई जाती हैं तस्वीरें, तो उसमें राम सेतु दिखता है जी, बिल्कुल के अंदर दिखता है। और मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने वर्षों पहले इसको देखा था, तब एक रोमांच की अनुभूति हुई थी कि जो पुरानी कथाओं में, अपने तरीके से पुरानी कथाओं में सुनते आए हैं, वो वास्तविकता के धरातल पर भी है उपस्थित नजर आता है। और ये रोमांच जरूर मेरे को लगता है हर ये रोमांच जो भी जिसका सौभाग्य है वो उसको देखने का, उसके लिए तो रोमांचकारी यही है। वैज्ञानिकों के लिए, सैटेलाइट जो देखते हैं उसके माध्यम से उनके लिए भी, और हमारे लिए एक धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से ये भी संभव है सेतु का उपयोग श्रीलंका द्वीप और भारत के बीच में व्यापार के लिए किया गया हो। एक तो रामायण में राम अपनी वानर सेना के साथ जाते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो पुष्पक विमान से आते हैं, जिसको फ्लाइंग पैलेस भी आप कह सकते हैं, और उस पर बैठ करके वो उनके साथ जो भी विशेषतया, क्योंकि सीता उससे वंचित थी, राम और लक्ष्मण तो उस पुल से गए थे, सीता नहीं देख पाई थी, उनको कहा ये देखिए पुल है। तो वो आज जो देखा गया है उसमें कई ऐसे अर्थ निकाले जा सकते हैं स्पीड से। ये आध्यात्मिक और हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकात्मता को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। शेखर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर जी, आप भी इन दृश्यों को देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा किया है, सभी के साथ साझा किया है, जिसमें वो खुद देख रहे हैं वो राम सेतु, पौराणिक राम सेतु, जिसके साक्ष्य जो आज भी वो मौजूद है, लोग उसको देख पा सकते हैं, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अद्भुत संयोग है कि एक तरफ सूर्याभिषेक किया जा रहा था ठीक 12 बजे प्रभु राम के मस्तक पर और दीप्यमान हो रहे थे, और दूसरी तरफ राम सेतु के दर्शन वो कर पा रहे थे। क्या कुछ इसका महत्व आज की तारीख में कितनी प्रासंगिक हो जाते हैं ये सारी चीज़ें? शेखर जी। बिल्कुल असीम जी, देखिए ये राम सेतु हो, रामेश्वरम मंदिर हो, या अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह आप देख रहे हैं मतलब श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी है। और ये भी बात जोड़ना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु दक्षिण भारत से जा रहे हैं अयोध्या। बिल्कुल। इस बार कुंभ में भी आपने देखा होगा दक्षिण भारत से बहुत लोग गए, लाखों में, करोड़ों में गए, जाके वहां स्नान करके फिर सब लोग प्रयाग से सब लोग अयोध्या भी गए। क्योंकि मेरे पास बहुत चिट्ठियां आती रहती है, मेल आते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव, और हर व्यक्ति का अनुभव वही है, आध्यात्मिक है। बिल्कुल। तो और इससे पहले देखिए एक कोदंड स्वामी मंदिर है जो धनुषकोडी, जो तूफान, जो 50s में एक बड़ा तूफान आया था, साइक्लोन आया था, जिसमें पूरा धनुषकोडी पूरा समुद्र में ये हो गया था। उसके बाद वो मंदिर आज भी है, कोदंड स्वामी मंदिर है, लेकिन तो लोग पहले आज भी लोग जाते हैं, धनुषकोडी जाते हैं। जब समुद्र में टाइड ज्यादा नहीं हो तो लोग जाते आते हैं, वहां पे कुछ ज्यादा देखने को नहीं है। लेकिन 50s में, उसके पहले तो वहां पे एक छोटा गांव भी था। तो धनुषकोडी तो लास्ट पॉइंट माना जाता है, जहां से आपको श्रीलंका जो माना जाता है वो ज्यादा दूर नहीं है, आपको आधा घंटा 45 मिनट लगेगा अगर स्पीड बोट में जाएंगे जी। तो ये आज की जो जियोग्राफिकल जो चीजें हम जानते हैं और जो हमारे पुराण में जो बताया गया है, जो रामायण में बताया गया है, तो इससे आपको लगता है कि कुछ तो है इसमें। और जितनी बार रामायण की कहानी सुनी है आप, ठीक है, सबको पता है प्लॉट क्या है, लेकिन हर बार जब रामायण की कथा लगती है लोग फिर सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मैं मानता हूँ एक बहुत सिग्निफिकेंट है। ऐसा कोई इतिहास नहीं है, कोई ऐसा पुराण नहीं है, मैं सारे विश्व की बात करता हूँ, कि जहां पे आपको बार बार सुनना पड़े, लेकिन आपको हर बार जब सुनते हैं, हर बार आपको कुछ आपके जीवन में कुछ अर्थ मिलता है, जीवन के लिए कोई गाइड मिलता है। बिल्कुल शेखर जी, और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है कि प्रभु श्री राम सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि धर्म, हम आस्था की और भक्ति की बात करते हैं तो उसे भाषाओं के दायरे में, क्षेत्रीय सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। और इसका उदाहरण आज का भारत भी प्रस्तुत कर रहा है। धनुषकोडी की आपने बात की थी, यहाँ पर जो कोदंडाराम स्वामी मंदिर है वहां पर धनुषधारी राम है, इसका मतलब धनुषधारी राम है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर विभीषण ने पहली बार प्रभु श्री राम से मुलाकात की थी, उनसे शरण मांगी थी। और ये भी कहा जाता है, कहानियों में ये भी आता है कि विभीषण का राज्याभिषेक भी यहाँ हुआ था, तो धनुषकोटी में भी लोग जाते हैं।
भक्ति को लेकर। लेकिन यहाँ पर जया जी आपको भी मैं चर्चा में लाना चाहूँगी, क्योंकि आज ये जो पंबन ब्रिज के हम दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखने में बहुत मनभावन लग रहे हैं और इनमें लगता है कि इस जगह पर तो हमें भी पहुंचना चाहिए, एक अनुभव तो करना ही चाहिए। और जया जी, आज तो भारतीय रेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक वीडियो पोस्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाए हैं। कैसे आप इसके ऊपर से गुजरेंगे तो क्या दृश्य आपके सामने आएंगे, दर्शकों से भी हम कहेंगे जरूर इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है आप लोगों की ओर से कि एक नया पंबन ब्रिज गर्व के साथ खड़ा है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को भारत की तटीय और भूकंपीय स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के साथ जोड़ता है। इन्हीं चुनौतियों की बात पर आपसे रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि भूकंपीय स्थिति से भी ये निपट सकता है। यानी आधुनिक तकनीक के ऐसे कौन कौन से आयाम हैं या ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं कि आधुनिक तकनीक से हम निपटने के लिए इसको तैयार कर चुके हैं? देखिए, ये ब्रिज जो है, ये अगर आप इसको कंपेयर करें, जो पुराना ब्रिज था वो अपने समय की तकनीक के हिसाब से बहुत एडवांस था, लेकिन अब 100 साल बाद वो बहुत ही कमजोर पड़ गया। उसमें माइल्ड स्टील यूज होता, उस जमाने में माइल्ड स्टील यूज होती थी। यहाँ पर अभी इस ब्रिज में स्ट्रेंथेंड स्टील है, हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी स्टील है, हाई टेंसाइल, जिसके ऊपर जिंक का मेटलाइजेशन किया गया है, जिससे कि उसके ऊपर रस्ट ना लगे। साथ ही उसके ऊपर एंटी करोजन पेंट भी किया गया है, जो पॉलीसिलिकेट होता है। तो इस तरीके से, और इसके करोजन को और कम करने के लिए जितने भी जॉइंट्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसके वेल्डिंग पे ध्यान दिया गया है और इसके स्पैन की, इसीलिए स्पैन्स जो हैं वो ज्यादा लंबे हुए हैं। और ये जो बीच का स्पैन है जो लिफ्ट होगा, ये 72 मीटर्स का है। और इतने लंबे स्पैन की वेल्डिंग के लिए यहाँ पर स्पेशल टेक्निक लगाई गई और साइट पर इसकी वेल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो आरवीएनएल के द्वारा, रेलवे की एजेंसी के द्वारा किया गया है, जिसमें कि सबसे आधुनिक कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स यूज की गई हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। इसके सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं और इसमें इसकी मजबूती को मेंटेन करने के लिए, इसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए इसमें सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। और जो कि सारा कंट्रोल जो है, उसके पास ही एक कंट्रोल ऑफिस बना हुआ है, जिसमें इसके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर होते हैं। और सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कोई भी पैरामीटर थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो इट रेजेस एन अलार्म। यानी स्मार्ट ब्रिज भी है, ये इंटेलिजेंट टेक्निक से बना हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर जहन में आता है, क्योंकि हम मानते हैं कि आधुनिक आज की तकनीक पे बना है। ऐसे में जो अगर इसको हम सर्च भी करते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरीके के ब्रिजेस हैं, तो हम यूएस के गोल्डन ग्रेट ब्रिज की बात करें, लंदन के टावर ब्रिज की बात करते हैं। वैश्विक स्तर का है ये ब्रिज, लेकिन इन सबसे तुलना में हमारा ये जो ब्रिज बना है भारत में, ये किन मायनों में भिन्न और उत्तम है? ये इसलिए एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस पे है, ऐसी जगह पे है जहां पर की मरीन कंडीशंस बहुत ही ज्यादा एडवर्स हैं और ये बहुत ज्यादा विंड हाई वेलोसिटी विंड्स हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही ज्यादा करोजिव और मॉनसून को विथस्टैंड करने लायक इसका स्ट्रक्चर हो। इस तरीके, हमारी मॉनसून बहुत हैवी है और उस समय में विंड एज वेल एज जो बारिश होती है वो बहुत ही ज्यादा करोजिव और बहुत डेंजरस है स्ट्रक्चर्स के लिए। तो स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी पूरी कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग की गई थी। पहले बना के इसको टेक्निकल लोगों की मदद से इसकी पूरी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे जया जी, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इसको देश को समर्पित किया जाए, तो वो शुभ अवसर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर इस पूरे क्षेत्र के लिए, दक्षिण भारत के लिए, तमिलनाडु के लिए, रामेश्वरम के लिए, जब रामेश्वरम को भूमि से जोड़ने के लिए, ये आइलैंड है, एक द्वीप है रामेश्वरम, इसको मुख्य भूमि से जोड़ने का काम आज पूरा हो गया है। यानी ये पंबन ब्रिज जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य, और इसी पंबन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज, और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया और हम कह सकते हैं कि अब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें, वो दृश्य
रेल मंत्री भी उस वक्त मौजूद, और कुछ समय के बाद हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इसके नीचे से जहाज, जो पानी का जहाज है, वो भी गुजरेगा। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता हुआ वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से रामेश्वरम को मुख्य भूभाग से जोड़ता हुआ, और ये वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। आप जो पीछे पीली लाइन का ये ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज है जो दरअसल नीचे होता है, लेकिन इस शिप के गुजरने के लिए इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया गया। पुराना ब्रिज खुला हुआ है और जो नया ब्रिज बना है वो वर्टिकली ही ऊपर उठ गया है, जिससे कि उस जहाज के गुजरने का रास्ता साफ हो सके। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं समुद्री परिवहन ये एक महत्वपूर्ण है, तो रेल परिवहन, तो दोनों तरह के महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं जिनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कर रहा है ये पंबन ब्रिज, जिससे ये आधार, ये एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र को कितनी बल मिलेगा, संबल मिलेगा यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को लेकर, लोगों की आवाजाही को लेकर, जीवन की सुगमता को लेकर। ये जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये क्योंकि यहाँ पे ये जो रेल खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में इस रेल के गुजरने के लिए 2 स्टेशंस यानी कि रामेश्वरम और तांबरम, इन दोनों को जोड़ने की बात हुई, और इसलिए ये रेल खंड बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो ब्रिज है ये शिप्स के आवागमन के लिए, यानी पानी के जहाज के आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना ब्रिज जो खुला हुआ दिख रहा है आप तस्वीर में ममता देखिए, ये वर्टिकली लिफ्ट किया गया है इस ब्रिज को। आप इसके नीचे से फिर आप शिप को गुजार सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। बिल्कुल। और ये जहाज आप देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कोई भी, किसी भी साइज का कोई भी जहाज हो, वो आप इस पुल के नीचे से गुजार सकते हैं, और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया, जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए वहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो शिप। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद, लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई, और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुँचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुँचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप अभियात्रिकी की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हों, चाहे पर्यटक हों, चाहे वो धार्मिक हों या आर्थिक रूप से वहाँ पर यात्रा करना चाह रहे हों, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से
3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो, या किसी और क्षेत्र में हो, या अयोध्या में हो। तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्बल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया। और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे, उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर, वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज को बनाकर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जया जी। जी बिल्कुल, भारतीय रेल के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति वाली जगह है जहां पर इस ब्रिज को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कि ये आगे लंबे समय तक चले। और इससे यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। और तमिलनाडु से रामेश्वरम जाने के लिए ही नहीं, भारत के किसी भी अंग से आप रामेश्वरम सीधा पहुंच सकेंगे। और ये ब्रिज जो है, पहले वाले ब्रिज में बहुत सारी कमजोरी के कारण उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड अलाउड थी और कोई बहुत ज्यादा भारी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। ये ब्रिज जो है ये अब स्ट्रेंथेंड है, इस पे 75 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पार हो सकती है, और ये 25 टन की भार क्षमता को भी वहन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी मालगाड़ियां जानी होंगी उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और जो आर्थिक रिक्वायरमेंट है रामेश्वरम आइलैंड का, वहां पर बहुत आसानी से मालगाड़ियां और कमर्शियल एक्टिविटी। जया जी, चूंकि सिस्मिक जोन भी हम जानते हैं कि भूकंप रोधी भी, आपने कहा, इस बात का खुद ही जिक्र किया कि इसको भूकंप रोधी बनाया गया, तो किस तरह से ये तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया कि ये अगर बड़े पैमाने पर भूकंप आता है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सके, कोई नुकसान इस ब्रिज को, इस पुल को ना पहुंचे। इसमें जो पाइलिंग की गई है, जो समुद्र के अंदर पिलर्स लगाए गए हैं, वो पाइलिंग जो है वो बहुत डीप है, और वो पाइल्स जो है वो भूकंप को विदस्टैंड करने के लिए केपेबल है। इसकी जो डिजाइन है वो भूकंप एज वेल एज विंड स्पीड को मॉनिटर करने के लिए और उसको विदस्टैंड करने के लिए इसकी डिजाइनिंग की गई। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं, जिस तरह का स्टील, स्ट्रेंथेंड स्टील यूज किया गया है, जिस तरह की इसमें इसकी डिजाइन की गई है स्पैन्स की, और इसके जो स्पैन का स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड की गई है कि अगर कोई झटका भी आता है तो ये इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो उसको विदस्टैंड कर सके। और इसकी जो मॉनिटरिंग है, इसमें जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं वो आपको बता देते हैं कि अगर अभी विंड स्पीड एक लिमिट के ऊपर हो गई है तो अभी आप गाड़ियां रोक दीजिए और आप रुक जाइए। जब ये विंड स्पीड फिर से कंट्रोल में आ जाएगी उसके बाद ही आप इसको सेफली नेविगेट करें। तो जय जी, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर तेज हवाएं, खास तौर पर कुछ महीने होते हैं जब शायद नवंबर से फरवरी तक के महीने जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या ये जो कहा जा रहा है ये भी सही है कि उस वक्त जब बहुत तेज हवाएं चल रही हो, एक विंड स्पीड से ज्यादा हो स्पीड, तो उस वक्त पर इसको परिवहन को रोकना होगा? बिल्कुल, ये इसकी एक लिमिट डिफाइंड है कि इतनी विंड स्पीड तक आप सेफली इस पर से गाड़ियां चला सकते हैं, और उसके बियॉन्ड जो है वो जो पीरियड आता है वो गस्ट होता है, गस्ट पीरियड कहते हैं, गस्टिंग ऑफ विंड्स, जो कि एक एक्सीड करता है स्पीड लिमिट्स को। उस पीरियड के लिए आप गाड़ी मत चलाइए, बट दैट इज गोइंग टू बी एक बहुत छोटा समय होगा, छोटा अंतराल होगा जिसके लिए कि वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, पर उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस है।
एंड ये जो कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर्स हैं वो अलार्म रेज कर देंगे और वो ट्रेन्स जो हैं उसी प्रकार से उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। जय जी, एक बात बताइए कि जैसे आज प्रधानमंत्री हमने देखा कि रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है, वो चेन्नई के तांबरम से लेकर रामेश्वरम तक की खंड के लिए इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। और जब भी रेलवे के द्वारा ऐसा कुछ पहल की जाती है तो उसमें स्टेशंस भी डेवलप होते हैं, एक महत्वपूर्ण पहल की जाती है। और ये जो ट्रेन, ये जो खंड है, ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को भी जोड़ रहा है। क्या अहमियत है इस खंड की और इस ट्रेन की जिसको आज हरी झंडी दिखाई गई, तांबरम से रामेश्वरम? ये एक ओवरनाइट ट्रेन होगी जो कि बेसिकली पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए ये टूरिस्ट को और जो लोकल लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर अब जो ट्रैक बिछ गया है, ये ब्रॉडगेज ट्रैक है, इसमें डबलिंग की संभावना है। यहाँ पर डबलिंग का भी प्रपोजल चल रहा है, तो अभी जो ये सिंगल लाइन है ये कल को डबल लाइन हो जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी करीब 10 मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के जिसके थ्रू ये गुजरता है ये रूट जो है, और जिसमें से कि 2 किलोमीटर का ये पंबन ब्रिज है, 2 किलोमीटर का स्पैन है इसका पूरा जोड़ के। तो ये जो खंड है 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। और जो अभी ये रिस्ट्रिक्शन था कि रामेश्वरम से पहले मंडपम तक ही गाड़ी जा रही थी और आगे नहीं जाती थी, वो आगे जाएगी। और आप लोगों ने धनुषकोडी का मेंशन किया, तो एक प्रपोजल ये भी है कि ये लाइन जो है इसको एक्सटेंड करके धनुषकोडी तक ले जाया जाए, उसकी फिजिबिलिटी सर्वे हो रहा है। और धनुषकोडी के बियॉन्ड श्रीलंका के लिए कनेक्टिविटी जो है वो फेरी के थ्रू हो सकती है। इसलिए पहले जमाने में एक कॉम्पोजिट टिकट मिलता था जिससे कि आप चेन्नई से कोलंबो का एक ट्रेन का टिकट लेते थे और आप धनुषकोडी में उतर के आप फेरी लेके और आप कोलंबो श्रीलंका जाके फिर कोलंबो चले जाते हैं। तो इस तरह की कनेक्टिविटी की संभावना फिर से बन जाएगी और हो सकता है कि एक बहुत ही आसान तरीका मिल जाए श्रीलंका की यात्रा करने। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं कि किस तरह से आप तमिलनाडु से सीधे कोलंबो तक जा सकते हैं। और आपने जिक्र किया कि अभी धनुषकोडी तक भी इसके लिए जो सर्वेक्षण है उसका काम किया जा रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो सारी चीज़ें हो पाएंगी कि जब भारत का और तमिलनाडु से लोग सीधे धनुषकोडी और धनुषकोडी से फिर फेरी के जरिए कोलंबो तक पहुंच पाएंगे। आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो इन्हीं तमाम विषयों पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।